केउनो माझी न एके थहा के गइल थाहे में अंतिम सफर हो गइल केहू माहुर के पी के हमरा के छोड़ के हार जी अपन विदेशवा गइल हो छाय। माँ की गला और कला उसका ही दिया हुआ है हम चारों भाइयों में। हम 3 भाई थे यहाँ, भैया गाते थे, पहले फौज में चले गए, वहाँ से गीत भी लिख कर भेजते थे। अब हम तीनों भाई की इच्छा बन गई कि हम लोग कलाकार निकले। वो जो वाद्य यंत्र रखे हुए थे जी, उनमें से किसने क्या क्या अपनाया? हमारे परिवार में कवि, कलाकार, वादक सब एक ही घर में हो गए। परशुराम जी जब वो गाने के लिए मंच पर जाने की तैयारी करने लगे तो किस तरीके से आप लोगों ने उनको विकसित करने में मदद की? थोड़ा भी लूज परशुराम जी होते थे। जब पहली बार उन्होंने दंगल गाया जी, तो किसके साथ गाया? परशुराम जी अंतर्मुखी थे, एक नया आयाम पैदा किए परशुराम। बिरहा जगत की पांडुलिपि बनाकर गए होते तो जरूर नसीहत मिलती समाज के लोगों को और गायकों को। आपको जब लिखने की प्रेरणा पैदा हुई जी, कहाँ से पैदा हुई? हम मिडिल स्कूल में ही गाना लिखना शुरू कर दिए। बिरहा का इतिहास जब हम खंगालने चलते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो बिरहा गायक है। लेकिन जब हम वास्तव में इतिहास की तरफ जाएंगे तो जो पर्दे के पीछे लोग हैं इतिहास तो वही बताते हैं। गायकों का अपना ग्लैमर होता है जिसके वशीभूत तमाम सारे लोग उधर आकर्षित होते हैं, लेकिन कहते हैं कि नींव की ईंट ही मजबूत होती है, अगर नींव की ईंट गड़बड़ हो गई तो कंगूरा गिर पड़ेगा। हम तमाम सारे लोगों से मिल रहे हैं, गायकों के साजिंदों से भी मिल रहे हैं, उनके कोरसकारों से भी मिल रहे हैं, उनके कवियों से भी मिल रहे हैं। और जिन लोगों ने कभी इस तरीके की बातचीत नहीं की उनके संस्मरण रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वास्तव में जो परिवेश था जिसमें वे जिसके साथ जुड़े थे वो गा रहे थे तो क्या था, किस तरह के किस्से हवाओं में फैले हुए थे, वो सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिलती हैं। परिवेश ही जो है एक इतिहास का निर्माण करता है। इस परिवेश में हम बलिया जिले के कद्दावर गायक पंडित परशुराम के घर आए हुए हैं और उनके बड़े भाई मास्टर साहब शिवबचन यादव जी से मिल रहे हैं। शिवबचन यादव की शख्सियत एक कवि की शख्सियत है। वे अध्यापक रहे हैं, सेवानिवृत्त होकर वे बिरहा की जो धरोहर है उसको बचाने में लगे हुए हैं, जो उनके भाई ने बहुत आगे बढ़ाया और जिसको उन्होंने खुद अपने योगदान से समृद्ध किया है। आज हम उनसे रूबरू हैं। शिवबचन जी नमस्कार। जी प्रणाम प्रणाम। अब तो ये बात काफ़ी लोगों को पता चल ही चुकी है कि आपकी पारिवारिक जो स्थिति है जी जी वो एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो आपका जन्म कब हुआ, शिक्षा दीक्षा और पेशा कौन सा अपनाया आपने, जी जी, और दूसरा ये कि पारिवारिक जो दायरा था, अपने पिता अपने दादा को जो आप जानते ही रहे हैं, जिनको देखा आपने, उन महिलाओं को जिन्होंने आपको पाला पोसा, जी जी जी, उन सब के बारे में, क्योंकि सारी दुनिया वहीं से बनती है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जन्म के बारे में बताएं, किस गांव में जन्म हुआ और कब हुआ? अच्छा, ग्राम नसीरपुर मठ जी, पोस्ट कोटवा नारायणपुर, जिला बलिया। वैसे कागज में सर्टिफिकेट के हिसाब से 1/11/50 हमारा जन्म तिथि है। जी जी, और हम 4 भाई थे। जी, बड़े भाई आर्मी से रिटायर हैं, शिवदयाल सिंह यादव। जी, दूसरे नंबर के हम शिवबच्चन यादव। तीसरा भाई शिवधर सिंह यादव। चौथा भाई, सबसे छोटा भाई परशुराम सिंह यादव। जी। पिताजी
कलकत्ता में सर्विस करते थे जी और भाई साहब फौज में भी सर्विस जी। करके रिटायर आए हैं, हम यहाँ करते थे। जी। तो पिताजी आपके कलकत्ता गए जी तो पहले व्यक्ति थे जो परिवार के कलकत्ता गए, या उसके पहले भी कोई गया था? नहीं, उसके पहले भी गए थे। आपके घर में सबसे पहले कलकत्ता कौन गया था? हमारे नाना, जी उनका भी नाम देवनाथ सिंह यादव था जी और हमारे पिताजी का भी नाम देवनाथ सिंह यादव था। कलकत्ता देवनाथ यानी हमारे नाना गए, हम्म। वहाँ जमीन लिए, 18-19 बाड़ी बनवाए, बहुत बड़ा खटाल खोले जिसमें हम गए हैं, रहे हैं, दूध बेचे हैं, वहाँ सब कुछ किए हैं। 5-6 भैंस, 5-6 गाय, 4-5 मजदूर, ये उनका कारोबार चल दिया। जी दूध का व्यवसाय चला। इसके बाद हमारे पिताजी वहाँ गए और वहाँ इनको टॉमेज कंपनी में सर्विस लगा दिए, सर्विस करने लगे। यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद तो हम लोगों का आना जाना शुरू हुआ। जी। तो क्या आपकी माँ अपने पिता की इकलौती पुत्री थी? बस इकलौती बेटी थी। तो मैंने 4 नाती जो है अपने नाना का घर गुलजार किए रहते थे। जी 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 जी। आप जब पहली बार कलकत्ता गए जी तो कलकत्ता तो बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ, मिर्जा हाँ। गालिब ने तो कविता लिखी है, कलकत्ते का जो जिक्र किया तुमने हमनसी, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। वाह। तो कलकत्ता उस समय बचपन में जब आप देखे तो कैसा लगा था? अपने जमाने में अच्छा लगा था, लेकिन आज के जमाने के युवा वर्ग जाएंगे जो कभी देखा नहीं है, यदि उनको देखने का मौका मिल जाए तो वो जमाना उनको बुरा लगेगा, ये जमाना अच्छा लगेगा। आप जैसे एक देहात से उस छोटे समय शहर से गए। आदमियत था, जी चाहे बंगाली हो, चाहे हम लोग को देशवाली लोग बोलते थे, बहुत आत्मीयत था, प्रेम था आपस में। लेकिन धीरे 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 बिलगाव होता गया। जी। अब दूरियां बढ़ी है। कलकत्ता के किस इलाके में ज्यादातर देशवाली लोग रहते थे? उल्टा डंगा मेन रोड, वहाँ हम लोग ये रेवतीपुर, सुहावाल, रमावाल, गाजीपुर, ये बक्सर, भोजपुर, वहाँ हम लोग बहुत थे, बहुत लोग थे। जी। तो वहीं आपकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हुई या आप गांव में आए लोग? नहीं, यहाँ चले आए। यहाँ कोई था नहीं। हमें लोग छोटे छोटे थे, माँ थे, पिता वहीं पर थे। खेती गृहस्थी यहाँ होने के नाते हम चारों भाइयों का शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुआ। जी। कलकत्ता में रहते हुए भी हम लोग कलकत्ता का शिक्षा नहीं ले पाए, इससे अच्छा। वंचित रह गए। जी जी। जी, हमारी माँ पढ़ी थी। अच्छा। जी, कक्षा 4 तक पढ़ी थी। बहुत सुंदर। तो आप लोगों की जो परवरिश हुई जी वो परवरिश से कच्ची माँ के जी जी जी। उस देख रेख में। हाँ, क्या बात है। मालिक करे वैसा ही माँ सबको मिले। माँ के बारे में कुछ बताइए मुझे। हाँ, हमारी माँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो रामचरितमानस पढ़ती थी। हम और हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब छोटे थे, पीछे से हम लोग आते थे। सवैया, रोला, दोहा, चौबाई गवाती थी। जाता जब पिसती थी तो जतसार का जब गीत गाती थी, वाह, हम लोग सो जाते थे। वाह, क्या वो युग था, क्या वो जमाना था। वाह रे माँ बाप। हमारा के छोड़ के हार जी, जतसार का गीत गाती थी जब माँ। और सचमुच जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि बारे माँ, भगवान के इशारा को करते हुए सचमुच हमारे पिताजी कलकत्ता है और माँ हमारे यहाँ है।
हमरा के छोड़ के हार जी अपन विदेशवा गईल हो छाय। जो भी गाती थी ना, जी हम क्या गाते हैं, माँ की गला और कला उसका ही दिया हुआ है हम चारों भाइयों में। इसको हम लोग रोज उगाते थे। उस समय जाता चलता था जी, ना। जी। भोरवे में उठ के जो है वो हाँ। गाना शुरू होता था। जो मुझे लगता है कि बिरहा जो बना उसमें जो पूरी लय है वो महिलाओं से ही आई है। हाँ बिल्कुल। अगर इस दुनिया में महिलाओं ने नहीं गाया होता तो बिरहे का जन्म नहीं होता। ना ना पुरुष ना, गाए ना। अलग बात है, लेकिन वो लयकारी वहीं से आई। महिलाएं जब रोती हैं तो जो हुक निकलती है, जी 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 जो कष्ट निकलता है, जी। वो बिरहे की लय थी, प्रारंभिक लय। और बाद में तो उसमें चनैनी भी, आल्हा भी, ये सब खड़ी ये बिरहा में सब वो हम सब जुड़ता उसमें गया, सब बहुत सारी चीजें आई। हाँ। आप चार भाई कितने कितने वर्ष के फर्क से हैं? लगभग 4-4 साल का अंतराल है। जी। जी जी। तो पहले एक तरह से आपके पिताजी जब चले गए तो आपके बड़े भाई, आप जी। 2 लोग रहे मान लीजिए। हाँ हाँ। तो फिर तीसरे भाई का जन्म हुआ, फिर चौथे भाई का जन्म हुआ। हम्म। इन चारों का बचपन किस रूप में रहा? कैसे वो आपस में व्यवहार उनका था? कैसे वो मने जद्दोजहद, मार कुटाई, हाँ क्या? क्या बात है, वही हकीकत है। जी, बताएं उसके बारे में। कोई कुछ भी कर दे, मारना पीटना शुरू, रोवाई शुरू, ओल्हाना माँ से ओल्हाना, भैया मार देहलन, ये मार देहलन, ये मार देहलन। माँ उठकर भैया को मारना या भैया को ओल्हाना दिया, हमको पीटना। लेकिन फिर भूल कर एक हो जाना बचपन का। जी ये बनावटी, अब तो इस उम्र में हम लोग बनावटी आए हुए हैं। उस समय तो हकीकत में हम लोग थे। जी। बचपना में कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, अगाध प्रेम। जी। वो जैसे जो भीतर भावनाएं थी हाँ वो प्रकट होती थी, वो चाहे मारपीट में हो, चाहे जैसे प्यार हो में हो। जैसे हो। प्यार भी उतना ही गहरा था। बात और बात वो जो एक दूसरे को पछाड़ने का वो था, वो भी थी। हैं? ये सब था जी। बचपना में। बचपन की और क्या क्या स्मृतियां हैं जो आपको अभी भी याद हैं? देखिए, हमसे छोटा भाई शिवधर जो थे, आज नहीं है। हमारे गांव में एक लड़का हमारे भाई को मार दिया, टांगे से लेकर मार दिया। यहाँ उसका सर कट के ब्लड गिरने लगा। जब हम देखे, यथार्थ बात कर रहे हैं जी। आगे पीछे कोई नहीं था उस समय, भैया भी कहीं गए होंगे। हम भाला लेकर उसको ढूंढने लगे कि कहाँ मिल जाए कि हम पेश के इसको खत्म कर दें। हमारे भाई के ऊपर ये टांगी कैसे मार दिया, ये खून कैसे बाहर कर दिया। एक जुनून सवार हो गया। हमारे बड़े भाई को उस समय भैया मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। जी। हम 5 में पढ़ते होंगे। यहाँ से फुटबॉल खेलकर हम लोग जा रहे थे। एक माली का लड़का हमारे भैया को खेल खेल में ही और मारना शुरू कर दिया, हमारे बड़े भैया को, जो बाद में फौज में चले गए। और वहीं पर हम खड़े थे। हमारे गांव के और लोग, लड़के लोग थे, सब देख रहे थे तमाशा। देखिए हम तमाशा कैसे देखे। जूता उठाकर उसको मार दिए, उसका विनाश फूट गया। और दोनों भाई मिलकर उसको इतना अच्छी तरह से मारे। वो याद है वो दिन। जी। वो दिन याद है। क्या प्रेम था भाइयों में। आज कितनी दूरियां हैं। वाह, शायद वह युग आएगा कि नहीं आएगा, वह भावनाएं, वह प्रेम उमड़ कर आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ नहीं जा सकता।
ये प्रेम भाइयों में आजीवन बना रहा। हाँ, बतियाते थे तो क्या क्या बतियाते थे लोग? देखिए हम लोग दूसरे की बात नहीं करते थे। जब भी आपस में हम लोग बात करते थे, बढ़ने की बात करते थे। शिक्षा का अभाव था, पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। हम चारों भाई जब हुए तो इतना जरूर ज्ञान हुआ कि इस संसार में जन्म लेकर आए हैं तो शिक्षा लेना जरूरी है। भोजन कम मिले वो ठीक है, लेकिन शिक्षा का कम होना ठीक नहीं है। जी। हमारे भाई साहब पढ़कर पास जब किए, फौज में चले गए। अब हम आए, हम पढ़ते गए, हम भी BA किए, जी। BTC किए, टीचर बने। शिवधर वो पॉलिटेक्निक फर्स्ट क्लास इंजीनियर थे जी। वो भी पढ़े। शिवधर परशुराम जी MA B.Ed टीचर बने। इस तरह से हम लोग शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिए। जी। जी। जी आज आपका परिवार जिस लिए जाना जाता है जी वो है बिरहा। जी बिरहा का प्रस्फुटन कब हुआ और विस्फोट कब हुआ? जब आपके यहाँ से एक बड़ा गायक निकला, आप खुद लिखते रहे हैं, जी जी तो ये शुरुआत कहाँ से हुई और फिर वो कैसे एक परवान चढ़ता गया? देखिए कहावत है कि किसी के घर में यदि गदा रखा जाए, मुंगरा रखा जाए, तो कोई ना कोई कभी ना कभी उस घर में एक पहलवान निकलेगा। जी। हमारे घर में हमारे भैया पहले गाते थे, जी। फौज में चले गए तो करताल, झांझ, ढोलक सब रखा हुआ था। अच्छा। हम लोग देखते थे, लोहा है, करताल है, ऐसे ऐसे खेल में एक कहावत है कि झूठों खेलली सच हो गई। तो सचमुच हम लोग ऐसा करते 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 अब कब शुरू हो गया गाना, हम लोग कब शुरू कर दिए, छोटा छोटा कविता, लोकगीत लेते लेते गाना, और उसमें रुचि पैदा हो गई भाई। हम 3 भाई थे यहाँ, भैया गाते थे, पहले फौज में चले गए, वहाँ से गीत भी लिख कर भेजते थे। हाँ, वो उनकी भी इच्छा थी कि हमारे घर में कोई कलाकार निकले। अब हम तीनों भाई की इच्छा बन गई कि हम लोग कलाकार निकले। जी। इस तरह से करते कराते। तो वो जो वाद्य यंत्र रखे हुए थे जी उनमें से किसने क्या क्या अपनाया? परशुराम जी ने करताल अपना लिया, शिवधर जी ने ढोलक अपना लिया, जी आपने क्या अपनाया? हमने कलम अपनाया, हमारे भैया भी कलम अपनाए। जी। इस तरह से हमारे घर में, हमारे परिवार में कवि, कलाकार, वादक सब एक ही घर में हो गए। जी। मैं ऐसे ही जो है तमाम सारे लोगों से कहता हूँ कि अपने घर में किताबें रखिए हैं, ये चीज़ है, जरूरी है। और उसको भले मत रोज पढ़िए, लेकिन कोई तो ऐसा दिन आएगा जब आप पन्ना पलटेंगे जी और हो सकता है आपके भीतर पढ़ने की ललक पैदा हो, बड़ा विद्वान आपके यहाँ पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग किताबों पर जोर नहीं देते। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। गलत कर रहे हैं ना। आपने बहुत महत्वपूर्ण 2 बात। दिन अब बिरहा गाएंगे, कब तक बिरहा गाएंगे? एक व्यवसायीकरण हो चुका है, पैसे के लिए आप गा रहे हैं, लेकिन उम्र तो ढलेगी, उस समय शिक्षा कम आएगी। तो शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा लेकर यदि आप गाते हैं तो आपका वजूद कुछ और होगा। परशुराम जी आपसे लगभग 8 साल छोटे। जी जी जब वो गाने के लिए मंच पर जाने की तैयारी करने लगे तो किस तरीके से आप लोगों ने उनको विकसित करने में मदद की? देखिए परशुराम जी छोटे छोटे, जब शिवधर भी छोटे थे, वो भी छोटे थे, कुछ हम बड़े थे, भैया भी हमसे बड़े थे, तो हम लोग उनको लेकर जाते थे। पहले पैसे का तो रोजगार था नहीं, दूर दूर हम लोग जाते थे, चाहे साइकिल से जाएं, चाहे इक्का से जाएं, चाहे जैसे भी जाएं। मंच पर इनको खड़ा किया जाता था, हम लोग तीनों भाई साथ में रहते थे। कि भागे नहीं? हाँ, डरे ना। थोड़ा भी लूज परशुराम जी होते थे, हैं देख कर परशुराम जी को रोआ भर रहा है, आया होगा कि नहीं हमारे साथ में, हमारे जब भैया लोग हैं, चल दिए। तो इस तरीके से उनका ये अभ्यास काल और क्षेत्र में जाना शुरू हुआ। हाँ,
जब पहली बार उन्होंने दंगल गाया जी। तो किसके साथ गाया और आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले दंगल इसी भरौली में यूसुफ नाम का एक कव्वाल थे, भरौली के। जी। तो उस समय हम लोग जद्दू घराने में नहीं थे, जी। हम लोग को कोई सीख देने वाला था नहीं। हम्म। अपने में हम लोग गाते थे, अपने में सीखते थे, अपने में बनाते थे। तो ये हुआ कि श्री नारायण जी आए हैं और ये भरौली के यूसुफ चले गए। हम लोग वहाँ जाने के बाद यूसुफ जो है उनका गाना आगे बढ़ने लगा। श्री नारायण जी थोड़ा लूज पड़ने लगे। तो हमारे भैया भी थे, तो धीरे से जाकर कहे कि ऐसा है कि एक गाना परशुराम को गवाया जाए। तो श्री नारायण जी तो चाहते ही थे कि कोई ना कोई आए हमारे साथ, कुछ बल दे। अब परशुराम जी गए और उसी भरौली में हम लोग जमे। आ यूसुफ को अब कहना नहीं चाहिए, माने पूरी जनता जो है कहने लगे कि इस सबसे अच्छा तो परशुराम मठिया वाला परशुराम लड़कवा का है, यही से शोहरत बढ़ी जी। और इसके बाद दूसरा दंगल, जहाँ तक हमको याद है, अच्छे गायकों के साथ, वैसे तो छोटे छोटे गायकों से हमेशा हुआ करता था जी। बुल्लू से पहला प्रोग्राम हुआ बेलथरा रोड में। जी। बेलथरा रोड में बुल्लू से के साथ हुआ और जम कर गीत हुआ, खूब गीत हुआ, जनता पसंद की जी। और वहीं से शोहरत परशुराम जी का बनारस में पहुंचा जी। और एक हफ्ते के बाद उसी बनारस में पहला प्रोग्राम रामदेव से हुआ विशेषरगंज सब्जी मंडी में जी। जहां हम थे। बुल्लू में भी हम थे, विशेषरगंज सब्जी मंडी में वहां भी थे। और उस दिन हम लोग देखे सभी गायक दिखाई देते थे दर्शक दीर्घा में सुनने के लिए जी। क्योंकि पहला प्रोग्राम था। तो और वर्णन क्या हम करें, अब तो न रामदेव जी रहे न हमारे भाई परशुराम रहे। जी। लेकिन खूब गीत हुआ, खूब गीत हुआ। तीनों विभूतियां महान रही हैं जी। बुल्लू जी का बेलथरा रोड में सामना करना, इसका मतलब कि बनारस के एक बघेला को अपने जिले में घेरना, और रामदेव जी से पहला प्रोग्राम विशेषरगंज मंडी में गाना जी, बनारस के एक शेर से मुकाबला करना उसके गढ़ में। बस 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 ये जो तमतमा है, ये जो हासिल है जी, वो तो निश्चित रूप से एक बड़ा हासिल है, बलिया के लिए भी हासिल जी था। जी जी जी। हम लोग सचमुच वो एक होता है ना समझौते वाले नहीं थे गायक, ना लिखने वाले थे, ना मार पछाड़ाओ तो आओ, ये हम लोग जानते थे। या तो तू या तो हम। जनता भी जान जाती थी कि बारे बलिया का बागी, ये सब सचमुच बगावत में उतरे हुए हैं, बगावत इनके तेवर में है जी। सभी लोग जान जाते थे। परशुराम जी की ताकत उनकी भाषा थी। और भाषा का जो मेयार उन्होंने बनाया वो बहुत से लोगों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जी जी जी। अपनी तैयारी वो कैसे किया करते थे? परशुराम जी अंतर्मुखी थे, ऊपर से गायक थे, लेकिन भीतर से एक दार्शनिक थे। बखूबी हम जानते थे, हम भाई लोग जानते थे कि हमारा परशुराम भीतर से दार्शनिक है। ये गाना गा लेना दूसरी बात है, लेकिन जीवन को जीना बिल्कुल दूसरी परशुराम में था कि कैसे हम जिए। और बखूबी उन्होंने जिया भी। वो अध्ययनरत, हमेशा उनके हाथ में किताब और कलम, हमेशा जगे तब हाथ में कलम, सो गए हाथ में कलम लिए हुए,
अध्ययनशील थे, अध्ययनशील थे। जी जी और उनको 10 बरस 20 बरस की रचनाएं, पहले की रचनाएं आज तुरंत याद हो जाती थी। स्मरण शक्ति इतना तेज था उनका। जी जी। जी परशुराम जी, एक तरह से आप देखिए कि इतने तमतमे वाले हो गए बाद में जी कि बनारस की कमेटी ने उनको और विश्वनाथ को जी बाहर कर दिया, और फिर बाद में वो लोग मिले भी। विश्वनाथ जी इसको शेयर करते हैं। जी जी जी। वो दौर जो है वो बहुत रस्साकसी वाला दौर था, और उस दौर के आप साक्षी हैं। हाँ हाँ तो हाँ। क्या क्या यादें हैं? देखिए, अब कहेंगे नहीं, आज हमारे परशुराम जी नहीं हैं। आप इंटरव्यू लेते हैं, हम सबको सुनते हैं, जी चाहे विश्वनाथ जी का सुने, चाहे दुर्जन जी का सुने, और चाहे सूबेदार जी का सुने, चाहे किसी का सुने, लेकिन हमारे परशुराम के सामने ये लोग क्या थे हमको पता है। आज नहीं है तो आज के कलाकार ये लोग क्या हैं और क्या अपने को शो कर रहे हैं, उसको हम सुनते हैं। जो आज शो करते हैं वो थे नहीं, वो थे नहीं। आज शो करते हैं कि हम थे, लेकिन उस वक्त थे नहीं, जब तक परशुराम इस धरती पर जिंदा थे। यही तो हम इतिहास। किसी कलाकार की बात करते हैं जी, लेकिन हम भाई है ना, नहीं कहेंगे, लेकिन हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। देखिए, यही तो इतिहास की जो आधार भूमि है जी वो यही होता है कि जहाँ पेड़ लगा हुआ है उसके आसपास का भी माहौल जी वो चिन्हित करने योग्य होता है, क्योंकि अगर आसपास का माहौल खराब होगा तो कोई पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। जी 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 जी। इसलिए जी मैं समझता हूँ कि उस दौर के आप बहुत साक्षी हैं। जी आपने जी जी जी। बड़ी शिद्दत के साथ हाँ, उस दौर को जिया है, जी हाँ। और उस दौर को याद करना, खासतौर से जैसे बुल्लू जी थे, जी जी। हीरालाल जी थे, राम खिलावन पुजारी थे, रामदेव थे, ये सब लोग बड़े गायक थे। जी इधर बिरजू खलीफा थे, तमाम सारे लोग थे। एक तरह से आप देखिए कि विशेषताओं वाला जो दौर था, जिसको हम कह सकते हैं कि कल्ट गायकी का जो दौर था, जी जी जिसमें बिरहा उस समाज में, जिसको लोग कहते थे ये सभ्य समाज की चीज नहीं है, उसको सभ्य बनाने में इन सारे गायकों ने अपने अपने तरीके से इतना योगदान किया जी, जी, कि बाद जी। में सारे लोग उसको सुनने लगे। आज हमारे पास मटेरियल नहीं है कि उसका रिसर्च किया जाए, जी जी लेकिन वो रिसर्च करने योग्य चीजें थीं, इन लोगों ने बनाई अपने जी परिश्रम से। जी जी जी। और वो दौर जो ऐसा है उसमें गायक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते थे, एक दूसरे की टांग भी काटते थे और सहयोग भी करते थे। मैं चाहूँगा कि वो सब कुछ क्षण आपको हमसे साझा करना चाहिए, और ये बेबाकी होनी भी चाहिए। ये सच है कि आज हम परशुराम के बड़े भाई से जी। रूबरू हैं, जी जी लेकिन एक कवि, एक गायक के बारे में बात करेंगे और उनके समकालीन तमाम सारे गायकों के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप कहें। देखिए, परशुराम जी बहुत लोगों को ढोए हैं। बनारस के लोग इनको जब अलग किए तो आपस में बहुत लोगों को उन्होंने लोगों ने अलग अलग शुरू कर दिया, लेकिन उनको अब कौन संभाले? बनारस के लोग तो नहीं संभालेंगे, तो संभालने के लिए ये परशुराम जी बचे। किनको नहीं संभाले हैं, नाम इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि आज हमारे परशुराम जी नहीं हैं। जो लोग जिंदा भी हैं, कुछ लोग नहीं हैं, इसलिए हम नाम नहीं रखेंगे। जी जी जी, लेकिन परशुराम जी ढोए हैं। परशुराम को किसी ने नहीं ढोया है। हम कहते हैं कि किसी ने नहीं ढोया है। परशुराम का तो उसी तरह से प्रोग्राम चलता ही था जी। अब बनारस से जब लगा तो उनका भी प्रोग्राम शुरू हो गया। परशुराम को तो बनारस वाले निकाल दिए कि आपके साथ कोई नहीं गाएगा, तो अब इनके साथ कोई नहीं गाएगा और उनके साथ भी अब कोई नहीं गाएगा, तो जिसके साथ कोई नहीं गाए तो उनके साथ कौन गाएगा? तो जो नहीं गाने वाले हैं वही लोग आपस में शुरू कर दिए। जी जी।
जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि बलिया के दो ऐसे बड़े गायक जी थे हैं जिनका जिक्र किया जाना जरूरी है कि उन्होंने बनारस को संभाला। जी जी। अगर बाला राजभर नहीं हाँ होते हाँ, बालाजी तो हूँ बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि रामदेव का वो तमतमा बन पाता, क्योंकि गाने का मौका ही नहीं मिल रहा था जी जी और वो जा ही नहीं पा रहे थे। बाला राजभर ने, और काफी अच्छी गायकी उनकी रही है। परशुराम जी दूसरे ऐसे जी जी व्यक्ति हैं जिन्होंने तमाम सारे लोगों के साथ उनकी जोड़ियां बनती रहीं, जी टूटती रहीं, तमाम सारी चीजें हैं। बिरहा में एक राजनीति उस समय भी थी जी और अभी भी है। ये राजनीति ऐसी है जो अगर देखा जाए तो ऐसी जद्दोजहद हर जगह चलती है, संगीतकारों जी में, जी बड़े फिल्म के जी संगीतकारों जी में, जी गायकों में, जी सब में चलती है कि ये गाएंगे ये नहीं गाएंगे, ये सब चीजें चलती हैं। लेखकों में भी चलती है, जी। अध्यापकों में भी चलती है। हाँ हाँ कोई अगर अच्छा अध्यापक पढ़ाए हाँ, तो दूसरे कामचोर अध्यापकों को लगता है ये अच्छा क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है। क्योंकि इससे तो हमारे ऊपर दबाव आएगा हाँ। कि हम भी अच्छा पढ़ाएं। सही बात पर, सही बात, तो सही है। ये सब है। लेकिन उस दौर की राजनीति में जब लोगों के दांत खट्टे होते थे तो साजिश नहीं करते थे। ना ना, अभी कुछ दूसरा ही मामला है, अब राजनीति साजिश का ही हिस्सा हो गई है। उस दौर और इस दौर के बीच में आप कैसे देखते हैं चीजों को? देखिए आज भी बालाजी हैं, जब जदू घराने में थे तब भी परशुराम जी बालाजी को गुरु मानते थे। जी अंत तक बालाजी को परशुराम जी गुरु मानते ही गए, चाहे दूसरे अखाड़े में भी चले आए जी तो भी गुरु ही बनाकर उनको पूजा करते थे। जी। और हम क्या बताएं, पहले में और अब में इतना गिरावट आया है जी कि जहां एक बार किसी से नफरत हो गई, दुराव हो गया, तो पुनः उसके भीतर प्रेम नहीं जग रहा है कि यह दुराव खत्म करे और हम प्रेम पैदा करें। लेकिन पहले ये था नहीं, हम लोग के समय में इतना था नहीं। रामदेव कुल करते थे, संकल्प ले ले कि नहीं गाएंगे, अब जानते हैं। लेकिन रामदेव कई कई दिन हमारे दरवाजे पर आकर यहाँ पर सोए हैं, खाए हैं, पिए हैं। हीरा जी भी आए हैं, खाए हैं, पिए हैं। तो पहले में ये सब था नहीं। पहले ऐसे लगता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो दोस्ती थी जी वो वैल्यूज की दोस्ती थी, और जी। वैल्यूज की ही दुश्मनी थी थे, बस बस। कि पंच होकर ये आदमी दोस्ती नहीं निभा रहा, पंच का काम कर रहा है, तो मैं काहे को दोस्ती के विद्वेष को निभाऊं भाई, जी जी। मुझे भी पंच होना चाहिए। हाँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है, ये समझू साहू जब बैल खरीदा था, बैल स्वस्थ था और इतना लादा कि वो मर गया, तो पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है, जो माख थी, जो लाग डांट थी, वो खत्म हो गई, दोस्ती हो गई। ये ऐसे वैल्यू सिस्टम थे। जी जी। लेकिन अब ऐसे वैल्यू सिस्टम है ही नहीं। नहीं है, नहीं है। बहरहाल मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे जी कि परशुराम जी मैदान में भी मंच पर थे और मीडिया में भी जब गए तो मंच पर आए, जी। और उन्होंने फैसले भी दिए, बहुत सारी चीजें की, बहुत बहुत, उसमें भी उनकी भूमिका है। जी जी। परशुराम जी ने बिरहा को लोकप्रियताकरण का एक बड़ा पैमाना दिया, जी जी। और यह भी कि शिष्ट होकर कितना अच्छा गाया जा सकता है। तो जो ये उनका योगदान है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? एक नया आयाम पैदा किए परशुराम जी। देखिए, जो भूमिका आज लिखा जाता है बिरहा में, पहले भूमिका था नहीं है। पहले जब हम लोग गाते थे तो शुरू से ही गाना शुरू, भोवल गईले नजीकपुर में कुता लिये नल्ले दाल, इस तरह से हम लोग शुरू कर देते थे। लेकिन जब हम लोग इसमें प्रवेश किए तो सोचे कि अरे यार, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इसमें क्यों ना पूरा सार तत्व ही ऊपर ही डाल दिया जाए, निबंध का पूरा सारांश ऊपर ही डाल दिया जाए। वही शुरू कर दिए। तो ये परशुराम के समय से शुरू हुआ। जी। अब हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी रचनाशीलता की तरफ। आपको
जब लिखने की प्रेरणा पैदा हुई, जी कहाँ से पैदा हुई? देखिए, प्रेरणा हमको परशुराम से ही मिला। अच्छा। आपसे हम बता रहे हैं, जब हमारे दोनों भाई एक ढोलक बजाने लगे और एक गाने लगे, तो अमूमन हमारे भीतर आया, पैदा हुआ कि अरे हम किसके यहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम ध्यान शुरू कर दिए, हम मिडिल स्कूल में ही गाना लिखना शुरू कर दिए। जी। मिडिल स्कूल में ही छोटा लोकगीत की तरह गाना लिखना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे उन्हीं कविताओं को परशुराम जी बाँचने लगे, कुछ कविता भैया भेज देते थे। इस तरह से करते करते हम लोग बिरहा भी लिखना शुरू कर दिए। सुनते थे ये लोग बिरहा कैसे गाते हैं, कैसा धुन, कैसा तर्ज, कैसा टेरी, तो हम लोग शुरू कर दिए। हम लोगों के मदद करने वाले कोई था नहीं, एक कुदरत का दिया हुआ चीज है जी। ये स्वामी जी ने बरकत किया हम लोगों के ऊपर कि हम लोग उस दिशा में चल दिए। हम लोग दिशा में चले तो अभी अभी आप कहे हैं कि जो थोड़ा पढ़े लिखे आदमी थे, ये नचनिया है, सब नाचेंगे, ये सब क्या करेंगे, ये सब हम लोग सुनते थे, लेकिन उनकी बातों को हम लोग नज़रअंदाज कर दिए। जी। एक लक्ष्य बना लिए थे कि इसमें हम अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख को जरूर भेदेंगे, वहां तक हम जाएंगे जहां तक कोई पहुंचा हो और उसके सामने हमारे परशुराम जी खड़े रहे। आज सचमुच ये परशुराम जी की मेहनत है। जी। वाह रे भाई वाह। उन्होंने संकल्प ले लिए भीष्म पितामह की तरह कि हम कुछ हो के रहेंगे, कुछ हम एक नया चीज पैदा करके जाएंगे इस दुनिया से। सचमुच पैदा करके गए। जी जी जी। उनको कई बार मैंने देखा है कि बिरहा का भीष्म कहा भी जाता है। जी जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो रचना यात्रा आपकी जो शुरू हुई जी। तो उसमें कितने बिरहे आपने लिखे जिनको परशुराम जी ने गाया? देखिए, बिरहा तो बहुत हम लिखे जिसको परशुराम जी गाए, अब उतना याद नहीं है, लेकिन इतना फिर भी एक आध दो हाँ, तो रहेंगे। GDS, BDS, BBD बाग, राम रहीम, जूली, वक्त और वक्त का चाल, अर्जुन अभिमन्यु वध, ऐसे करते करते बहुत बहुत बिरहा हैं। जी। पृथ्वीराज चौहान, बहुत बिरहा है, हमको याद नहीं पड़ रहा है। आपने अपने बिरहे जो लिखे उनकी किताब नहीं छपवाई आपने? वो तो छपना चाहिए। देखिए यह काम हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारा जब छोटा भाई उसमें है तो उसको ये करना चाहिए। हाँ, दुर्भाग्य से वे नहीं रहे अब, लेकिन ये है कि उस भाई को करना चाहिए कि बिरहा को हम एगो पांडुलिपि बनवाएं, लेकिन वैसा नहीं कर पाए। आपके जो बिरहे हुआ करते थे उनकी विषय वस्तु क्या क्या होती थी? हम अपनी रचनाओं में छायावाद देते थे। अच्छा। छायावाद की रचनाएं हमारी होती थी, वहीं पर जाना है, लेकिन हम दूसर दिखाकर दिशा वहीं पर जाते थे। ये शुरुआत मैंने एक आपकी रणनीति थी। हाँ, बिरहे की। बिरहे की। और ये रचनात्मक रणनीति। हाँ। जो अभी बिरहे लिखे जा रहे हैं उसमें आपका जो समय था आपने लिखा जी। आपके पहले के जिन लोगों का समय था उन्होंने लिखा, उससे भी पहले लोगों ने लिखा, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें चली। लेकिन मैं देखता हूँ कि बिरहा में लगातार घिसी पिटी लीक ही चलती रहती है। नई चीज की तरफ जाते हैं, अश्लीलता की तरफ मुड़ जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? थोड़ी एक जहनियत का जो खोलने का मामला है। जैसे किसानों के भीतर आपने बताया कि बचपन में आप
अपने छोटे भाई के ऊपर किसी ने वो मैंने मारा उनको, तो आप बल्लम लेकर निकल हाँ, पड़े। निकल पड़े। तो अभी जो समस्याएं हैं जी। उनके खिलाफ भी तो लेखनी का बल्लम लेकर निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि उसको कैसे आप वो करते हैं। अब कैसे हम कहें, हम लोग की कलम बल्लम से कम नहीं थी, जी ठीक ना। हम कैसे कहें, अब तो हमारे भाई है नहीं, वो सब बताते कहते, जी लेकिन चुभने वाली रचनाएं तो हुआ करती ही थी। जी। और बनारस के लोग इनाम भेजते थे लिखने वाले के लिए, हम्म। बॉम्बे से लोग भेजते थे, कलकत्ता से लोग भेजते थे। जी जी। परशुराम जी के अलावा किन गायकों ने आपको गाया? अवधेश जी गाए, ये पप्पू जी बैठे हैं ये भी गाए, किशोर हैं वो भी गाए, राम कृपाल, बहुत गाए थे। जी। जी जी जी। आप भी एक रचनाकार के रूप में काफी काम कर चुके हैं और आपके भाई तो एक बड़े गायक थे ही। आपके परिवार में और भी लोग हैं। जी एक बड़ा सांस्कृतिक परिवार है जिसका योगदान है जी। भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा। लेकिन कोई भी सांस्थानिक सम्मान नहीं दिया गया उनको। ये क्यों ऐसा हुआ कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद उपेक्षा बनी रही? बहुत सारे लोग अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बताते हैं, लेकिन वे जो है जोड़ तोड़ करके यहाँ वहाँ वो बताते हैं। जो कद्दावर कलाकार हैं उनमें कईयों को कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ और क्यों होना चाहिए था यही? अब देखिए, हमारे परिवार में जैसे आज के लोग कलाकार करते हैं, परशुराम कभी अपने को शो नहीं कर पाए कि हम भीष्म परशुराम हैं, सम्राट परशुराम हैं, शहंशाह परशुराम है, कभी शो नहीं कर पाए वो अपने को छोड़ दिए कि जमाने के लोग ही हमको चाहे जो बना दे। इसको हम जानते हैं जी अच्छी तरह से। लेकिन अब उनकी सोच में, सबके सोच में अंतर है। तो आपको इस बात का मलाल हाँ, है? बहुत मलाल है। देखिए, एक कहावत है कि अच्छा व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है तो उस परिवार का भाग्य होता है। जी उस अच्छे आदमी को हिफाजत से रखना, उस परिवार के पास इल्म और तालीम होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चूक हुआ है, हाथ मल रहे। जी। वैसे व्यक्तित्व को हम रक्षा नहीं कर पाए। एक और बड़ी चीज जो मुझे लगता है जिस पे बात नहीं हुई, होनी चाहिए। जी बिरहा की एक महान विरासत है लेकिन वो उपेक्षित रह गई। हर चीज बिखरी हुई दिख रही है। किसी चीज का इतने व्याकरण बने, इतनी चीजें आई, कुछ भी सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके पीछे क्या वजह और इससे समाज को क्या घाटा हुआ? अब वो समाज को तो घाटा बहुत हुआ। यदि सजोए होते तो उनका भी कहीं भोजपुरी जगत में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी महाविद्यालय में जी जगह मिलता। हम लोग सुनते हैं यूट्यूब पर, लेकिन कसक के रह जाते हैं। पछतावे के सिवाय कुछ रह नहीं पाता है कि काश ये हमारा भाई कर दिया होता। हमारे भाई से क्या और कलाकार बड़े जानकार हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन हमारे भाई नहीं कर पा सके। जी यदि समेट कर गए होते, बिरहा जगत की पांडुलिपि बनाकर गए होते, तो जरूर नसीहत मिलती समाज के लोगों को जी और गायकों को। जी।
आखिरी प्रश्न यह है कि जो नहीं हुआ वो नहीं हो सका, लेकिन अभी कुछ होना है और बहुत कुछ होना है। जी। सारी चीजें पड़ी हुई हैं, सब उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? उनके लिए यही किया जाए, हम भाइयों का चाहे कलाकारों का, उनको याद हमेशा वो जिंदा रहें, जो उनका धरोहर है उनको सजोया जाए, उसको बचाया जाए, उनके जस को, उनके शोहरत को, उनके विद्वता को बचाने की जिम्मेवारी अब हम लोगों की आई है। जी। हाँ, उनके जितने शिष्य हैं उनकी भी ड्यूटी है, उनके लड़के अखिलेश जी हैं, इनकी ड्यूटी तो और महान है कि इस विरासत को हम कैसे बचाएं। जी। हमारे पिता की विरासत जो हमको मिली है, कैसे हिफाजत करें। देखिए मालिक क्या करते हैं, सदगुरु स्वामी का अखाड़ा है। जी। मालिक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जरूर देगा कि परशुराम जी हमेशा जिंदा रहें। हाँ हाँ, ये लड़के हैं, ये लोग करेंगे। जी। हम लोगों से जितना मदद होगा बुढ़ापे में हम लोग मदद करेंगे। जी। जी। लेकिन ऊर्जावान तो ये बच्चे ही हैं, ऊर्जा इनके भीतर है। ऐसा सोचते हैं हम भी जी। कि भाई तो चले गए, सब कुछ बिखरा हुआ है, कैसे सजोया जाए, सोचते हैं हम। जी। बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छी यादें जो दुर्लभ हैं, जी उनको आपने साझा किया, और मुझे लगता है कि कई सेशन की बातचीत होगी, जब आपको अच्छी तरह कुरेदा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी याददाश्त में हैं अभी सुरक्षित, और उनको दर्ज करने की जरूरत है। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, नमस्कार नमस्कार। हम लोग विरह गाते थे तो गजल में गाते थे कि आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे के मारा गया है। बाद में समझ में आई बात की सचमुच हम आसमां से उतारे गए हैं। हर आदम एक फरिश्ता है, पूछो खुद से बतलाएगा। सचमुच हम फरिश्ता हैं। हर आदम एक फरिश्ता है, पूछो खुद से बतलाएगा। कोई देने नसीहत आएगा, कोई दे के नसीहत जाएगा। कोई धरती का नसीहत देगा हमें, कोई खुदा तलक पहुंचाएगा। जो जनून जिसके सर पे चढ़ा, वही परसू तुझे सुनाएगा। तो लिखा है गीत की, केहू माहुर के पी के, केहू माहुर के पी के न बाउर भइल, केहू अमृत पियल ता जहर हो गईल। केहू माहुर के पी के न बाउर भइल, केहू अमृत पियल ता जहर हो गईल। संसार को बचाने के लिए महादेव ने हलाहल पी लिया। बाउर नहीं बने, महादेव बन गए। लोभ में आकर अमृत पीने वाला सर को कटाना पड़ा। केहू जियते मरल, आ केहू मर के जियल। अमर दुनिया में वही जो लड़ते देश किसान के लिए। केहू जियते मरल, आ केहू मर के जियल। केहू मरल ना जियल, बिछलहर हो गईल। केहू माहुर के पी के न बाउर भइल, केहू
अमृत पियल ता जहर हो गइल केहू। ये जीवन, जन्म मौत किनारा है जिंदगी लहर। ये दो किनारे हैं, एक जीवन एक मौत। बीच में हमारी जिंदगी लहर की तरह उठती है, गिरती है, आड़े तिरछा, ऊपर नीचे हमारी जिंदगी करती है। जन्म मौत किनारा है जिंदगी लहर, बन के दरियाव सब कर बहेली उमर। ये उम्र एक दरियाव है, ये सूख जाती है, कभी उफान में आती है, और जैसे उफान में आएगी जिंदगी उफान लेती है, जब सूखती है तो जिंदगी भी सूख जाती है। जन्म मौत किनारा है जिंदगी लहर, बन के दरियाव सब कर बहेली उमर। कौनो माझी नए के थहा के गइल। जीवन में कोई इसका था नहीं लगा पाया। कौनो माझी नए के थहा के गइल, थाहे थाहे में अंतिम सफर का गइल। केहू माहिर के पी के, कौनो माझी नए के थहा के गइल, थाहे थाहे में अंतिम सफर हो गइल। केहू माहुर के पी के। दूसरी लाइन, केहू आके गइल, केहू जाके आइल, आवाजाही में जानल आइल ना गइल। केहू आके गइल, केहू जाके आइल, आवाजाही में जानल आइल ना गइल। जो जाके न आए, जो आके न जाए, न जाए न आए, तू जनिह क्यों है अमर हो गइल। केहू माहुर के पी के न बाउर भइल, केहू अमृत पियल ता जहर हो गइल। केहू। अंतिम लाइन आइए, नीक बाउर सुघर सब निहारत गइल। नीक बाउर सुघर सब निहारत गइल। केहू जानल न मालिक क रचना कइल। नीक बाउर सुघर सब निहारत गइल, केहू जानल न मालिक क रचना कइल। सोना चानी में सब ही भूलैलन वचन। सोना चानी में सब ही भूलैलन वचन। सोना भइलन न जिंदगी पितर हो गइल। केहू माहुर के पी के न बाउर भइल। केहू अमृत पियल ता जहर हो गइल। केहू माहुर के पी के